तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है मोशन। ठीक है, मोशन को हिंदी में बोला जाता है गति। तो समझते हैं कि मोशन क्या होता है। अब ये कोई एक लड़का है, ठीक है, ये ए पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? ए। ठीक है, और ये अगर ए पोजीशन से हट के कहां आ जाए? बी पोजीशन पे आ जाए। कहां आ जाए? बी पोजीशन पे आ जाए। तो जब ये अपनी ए से बी तक पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, और पोजीशन को किसी टाइम में चेंज करेगा, तो उसी को क्या बोला जाएगा? मोशन बोला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक पिंड जब अपने स्थान को समय के हिसाब से बदले, ठीक है, या समय के अनुसार से बदले, तो उसे क्या कहा जाएगा? गति कहा जाएगा। बात समझ में आई? तो मोशन क्या है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। स्थान में बदलाव, इसी को क्या कहा जाएगा? मोशन कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब ये जो इंसान है, जो ए पॉइंट पे था, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो इसने कुछ ट्रैवल किया होगा। तो जो ये ए से बी की जो दूरी है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? दूरी या डिस्टेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो मोशन में क्या होता है? एक्चुअली जो बॉडी होती है वो क्या करती है? एक सर्टेन डिस्टेंस को क्या करती है? ट्रैवल करती है। क्या करती है? ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? दूरी। क्या कहा जाता है? दूरी। ठीक है, तो ये दूरी क्या होती है? तो दूरी एक्चुअली क्या होती है? द लेंथ ऑफ द पाथ। क्या होती है? द लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, जो रास्ता है उसकी जो लंबाई है, उसे क्या कहा गया है? उसे क्या कहा गया है? डिस्टेंस या दूरी कहा गया है। ठीक है, तो रास्ते या मार्ग की लंबाई को क्या कहा गया है? दूरी कहा गया है। कहा गया है। अब बात समझो कि जो ये डिस्टेंस है, ये, ठीक है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब ये बंदा जो है वो सीधे सीधे भी जा सकता है, घूम के भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जब बंदा अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ये जो बच्चा है, ये जब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तब ये कोई सा भी रास्ता ले सकता है, और जो रास्ता ये लेगा उसके हिसाब से ही इसकी क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी। ठीक है, जितना उसने ट्रेवल किया होगा। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो दिशा पे क्या नहीं करता? दिशा निर्भर नहीं करता। एक और बात, जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो कुछ ना कुछ तो ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसीलिए जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, वो कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता? जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। किसके इक्वल नहीं हो सकता? जीरो के इक्वल। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस की बात कर ही रहे हैं तो साथ में एक और चीज पढ़ लेते हैं। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, या जिसे क्या कहा जाता है? विस्थापन। क्या कहा जाता है? विस्थापन। जैसे मैंने बात करी कि ए से बी पॉइंट तक वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या कहता है? कि इसकी जो पाथ की, जो रास्ता है, उसकी जो लंबाई है, उसको क्या कहा जाएगा? दूरी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? कि ये ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, या जो ए और बी के बीच की जो दूरी है, उसी को क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये सबसे कम दूरी है। ये क्या है? सबसे कम दूरी है। किसके बीच में? अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच में। ठीक है, ये क्या है? सबसे कम दूरी किसके बीच में? अंतिम और आरंभिक
और हम प्रारंभिक बोले ना, प्रारंभिक जो है प्रारंभिक बिंदु के बीच में, ठीक है, बिंदु के बीच में। बात समझ में आ गई? तो अब ये ए से जब बी जाएगा तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, सबसे कम दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है उनके बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बोले भैया इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो देखो जब हम डिस्टेंस बोल रहे थे तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, मतलब वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा था। बट ये इसको शॉर्टेस्ट रखना है, ये करना है शॉर्टेस्ट रखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। बस समझ में आ गई? तो यहां पर क्या होगा, ये क्या करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, दिशा पे निर्भर करेगा, दिशा पे निर्भर करेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो के इक्वल हो सकता है। अब किस कंडीशन में इक्वल होगा जीरो के, ये भी सुन लो। जब तुम घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए, तो स्टार्ट कहां से किया तुमने, घर से, खत्म कहां किया तुमने, घर पे, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम। और अगर मैं सेम में से सेम चीज को माइनस करूंगा तो क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो विस्थापन होता है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, है ना। वेलोसिटी पे तो गया ही नहीं कभी, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आ गया? विस्थापन जो होगा वो अंतिम माइनस में क्या होगा, प्रारंभिक, लिख लोगे। तो ये बात होगी किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। दोनों समझ में आ गया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो हमने बात कर ली मोशन क्या होता है। मोशन जब एक बंदा अपनी जगह को चेंज करता है, ठीक है, उसको क्या कहता है, मोशन, ठीक है। और जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो सर्टेन क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने किसकी बात करी, डिस्टेंस की बात करी और डिस्प्लेसमेंट की बात करी। इसके साथ में एक और चीज, जो डिस्टेंस होता है हमारा, जो डिस्टेंस हम होता है हमारा, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। जबकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। बात समझ में आ गई? हाँ, अदिश राशि और सदिश राशि। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये दोनों क्या होती है, तो मैं बता दूं, ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, केवल परिमाप होता है, ठीक है, केवल परिमाप होता है। जबकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसमें दिशा और परिमाप दोनों हो। अब हम बोलोगे भैया ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो कभी सुना नहीं है। तो मैग्नीट्यूड, जैसे तुम कभी दुकान से 1 किलो आटा, 5 किलो दाल ऐसा वो लेते हो ना, ठीक है, 5 किलो चावल, तो ये जो केजी के आगे जो नंबर लग रहा है, केजी के आगे जो नंबर ले रहा है, या कपड़ा लेना तो 10 मीटर, ठीक है, या पानी लेना तो 2 लीटर 5 लीटर, है ना। तो ये जो यूनिट से पहले जो नंबर लग रहा है, यूनिट से पहले जो नंबर लग रहा है उसी को क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। अब बोले भैया डायरेक्शन की कैसी बात, तो अगर मैं सिर्फ बोलूं कि जो राम है वो 5 किलोमीटर चला, तो उसने क्या ट्रेवल किया, सिर्फ डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं बोलूं राम ट्रेवल 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, राम ने 5 किलोमीटर चला किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में, तो यहां पे मैग्नीट्यूड हो गया 5 और दिशा क्या हो गई, नॉर्थ। तो किसकी बात कर रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट की और वेक्टर क्वांटिटी की। बात समझ में आई? जब हमारी क्वांटिटी के साथ क्या हो,
डायरेक्शन हो तो वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। बस समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? तो वहां पे मैंने डिस्टेंस समझा दिया, डिस्प्लेसमेंट समझा दिया, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सब समझा दिया। अब आगे बात करते हैं कि मोशन। अब मोशन के जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म। क्या होता है? यूनिफॉर्म। जैसे क्या बोला जाता है? समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। और एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, जिसे असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जहां पर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करें? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करें। क्या करें? इक्वल डिस्टेंसेस कवर करें। और मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? समान गति। ठीक है। बट नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जब हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करें, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। जब असमान दूरियां एक समान समय अंतराल में तय करी जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? असमान गति कहा जाता है। ठीक है। मतलब असमान दूरी, ठीक है, तय करना एक समान समय अंतराल में। क्लियर है? मतलब कि अगर मैं 1 मिनट में 100 मीटर जाता हूं तो नेक्स्ट 1 मिनट में भी कितना आना चाहिए? 100 मीटर। ठीक है। और ये किसका एग्जांपल हो गया? यूनिफॉर्म का। ठीक है। बट अगर मैं 1 मिनट में 100 मीटर जाता हूं, ठीक है, और 2 मिनट अगले नेक्स्ट मिनट में 50 मीटर ही जा पाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। यहां तक नोट करो। देखिए अब तो ये बात हो गई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज जिसे कहते हैं स्पीड। हिंदी में कहते हैं इसको चाल। ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है। एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बस समझ में आ गई? स्पीड इज इक्वल्स टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अदर यूनिट होती है, बाकी यूनिट होती है जो हम यूज कर सकते हैं, वो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। बाकी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रक इकाई। क्या बोला जाता है? मात्रक इकाई। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है? देखो पूरी दुनिया जो है, ठीक है, उसमें हर जगह तो स्पीड होती होगी। ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही जो है, ये क्या है? ये जो मीटर पर सेकंड है, ये तुम्हें ऑल ओवर द कंट्री मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें और भी यूनिट्स देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर सब हर जगह
स्पीड को मापने की अलग अलग यूनिट होगी, तो सोचो कितनी कंट्री हैं, कितनी सारी यूनिट्स होंगी, हो सकते हैं ना बहुत सारी यूनिट। तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, जो यहां से पढ़ के जाएगा वहां पे जाएगा या वहां से यहां आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या डिसाइड किया गया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, क्या होगी, एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसका नाम क्या दे दिया, एसआई यूनिट। और वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में माइल्स पर आवर भी चलता है, क्या चलता है, माइल्स पर आवर। हमारे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर चलता है, सबसे बड़ी यूनिट, समझ में। तो बट ऐसा यूनिट दोनों जगह पे क्या है, सेम, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, पूरी दुनिया में सेम होता है, ठीक है। चाहे इटली, फ्रांस, चाइना, जापान, जहां पे जाओगे क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो स्पीड को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम, कोई डाउट, ओके। तो ये बात कर ली हमने स्पीड की, किसी बात कर ली, स्पीड। अब तो एक्चुअली स्पीड होती क्या है, जैसे कोई डिस्टेंस है हमारे पास, कोई हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये चल रही है, हाँ। तो इसने कोई सर्टेन डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया, डी ट्रेवल किया, और इस डी को ट्रेवल करने को उसका टाइम लगा टी, ठीक है, और ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, कितना टाइम लगा, टी। तो जब हम डी को टी से डिवाइड करेंगे, मतलब जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसको जब हम टी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, कि वो इतने स्पीड से इतना आया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसी के बेस पे क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां से एक और, यहां से दो फॉर्मूला और निकलेंगे, एक तो टाइम का निकलेगा और एक डिस्टेंस का निकलेगा, निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है डिस्टेंस। अब बात करते हैं, सॉरी, अब बात करते हैं स्पीड की बात होगी, अब किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की। किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल, औसत चाल। अब देखो, जब एक बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही कॉन्स्टेंटली चलती जाए। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं चल सकता, क्योंकि कहीं पे ट्रैफिक जैम आएगा, तो कहीं पे कुछ, कहीं पे रास्ता खराब होगा, कहीं पे रास्ता ज्यादा अच्छा होगा, तो स्पीड घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे तो स्पीड क्या है, फ्लक्चुएट होता रह रहा है, हाँ, जब देख रहे स्पीड बढ़ता घटता रह रहा है, तो उसकी एक औसत या एक एवरेज स्पीड निकालेंगे एक सर्टेन उसके लिए, ठीक है। मान लो स्टेट ए से, मतलब राज्य ए से राज्य बी में गया, ठीक है, उसने ट्रैवल किया 2000 किलोमीटर, कितना ट्रैवल किया, 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब जब उसने 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 घंटे लगाए, कितने घंटे लगाए, 10 घंटे। तो अगर मुझे क्या निकालनी है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो टोटल डिस्टेंस है, क्या है, टोटल डिस्टेंस है, मतलब कुल समय है, क्या है, कुल दूरी है, क्या है, कुल दूरी है, उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, किससे, टोटल टाइम से, ठीक है। जैसा मैंने जो केस लिया उस एग्जांपल में 2000 किलोमीटर वो टोटल गया, कितना टाइम लगाया, 10 आवर का टाइम लगाया, तो उसको मैं डिवाइड करूं तो कितना, 200 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड होगी, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी होगी, 200 किलोमीटर। तो ये क्या है, उसकी एवरेज स्पीड है, ये किसकी है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो 200 पे ही कंटिन्यूस चलता होगा, कहीं पे वो 250 गया होगा, कहीं पे वो 150 भी जा सकता है, ठीक है। बट जब हम एक औसत निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है उसको जब हम टोटल टाइम जितना उसने टाइम लिया है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा। बात समझ में आ गई, हाँ, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां तक नोट डाउन हो गया, ठीक है, मिटाऊं। अब देखो स्पीड सीख लिया, अब स्पीड का एक जुड़वा भाई होता है, वो होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी, जैसे हिंदी में बोला जाता है वेग, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस कवर की, ठीक है। इसमें क्या बात करते हैं कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। वेलोसिटी में हम बात करते हैं कि एक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो वेलोसिटी जो होती है, जो वेग होता है वो क्या होता है, सेम होता है, बट डिस्टेंस की जगह क्या रहता है,
डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब विस्थापन बटे में समय। ठीक है, विस्थापन बटे में समय। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट भी सेम जो इसकी होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, कोई बताएगा? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? उसके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस वजह से वेलोसिटी भी वेक्टर है। उसके पास डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। तो वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे। इसीलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि, सदिश राशि। और स्पीड क्या होगी, किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, अदिश राशि। क्लियर, कोई डाउट? दोनों समझ में आ गया? ठीक है, अब मिटा दूं, नोट डाउन हो गया, क्लियर? चलिए मिटा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम बात किसकी, एक्सेलरेशन की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। चलिए, अब बात करनी है हमें किसकी, एक्सेलरेशन की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, वेग के परिवर्तन की दर को, वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, त्वरण। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, त्वरण बराबर वेग बटे में समय। इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो हो जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी? ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होती है जिसका नाम होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है, या इसको गतिरोध भी बोलते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, बुक में बीच में दे रखा है। रिटार्डेशन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? गतिरोध जो होता है वो ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। ठीक है, जब हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, किसमें आ जाए, नेगेटिव। और नेगेटिव में कब आएगा, जब हमने एक बॉल को उछाला,
ठीक है, तो वो एक सर्टेन हाइट पे जाके रुक जाएगा और उस हाइट से वो नीचे गिरेगा। जो जिस हाइट पे वो रुका वो क्या हो गया उसका फाइनल। तो फाइनल क्या हो गया 0। अब इनिशियल क्या हो गया बढ़ता जा रहा है। तो जब 0 में से माइनस करूंगा तो क्या आया मेरा, समझ में आ गई। हाँ, इसी को क्या बोला जाएगा रिटार्डेशन। क्लियर है। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन को वैसे ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ए से। और वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है v माइनस यू बाय टी। यहां पर ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है त्वरण बोला जाता है। v जो है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में अंतिम वेग कहा जाता है। u जो है वो क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे प्रारंभिक वेग कहा जाता है। ठीक है, और टी क्या है हमारा टाइम, जिसे समय कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यही हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। ठीक है, बस टी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहीं पे देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस, इनकी डेरिवेशन नहीं है ना, इनकी डेरिवेशन नहीं है ना, हट गई ना, इनकी डेरिवेशन हट गई ना, सिर्फ यही है ना नहीं भैया नहीं हटी है। गति के समीकरण डेरिवेशन भी आई। आएगी। तो पहला जो है फर्स्ट वो क्या है v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो है वो हमारा s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड जो है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। ठीक है, अब यहां पे लिख रहा हूं इनमें जो जो वेरिएबल्स तुम्हें दिख रहे हैं उनके बारे में। v हमेशा क्या होता है फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, अंतिम वेग। ठीक है, u होती है हमारा इनिशियल, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि होता है हमारा प्रारंभिक वेग। t तो पता ही है तुम्हें टाइम होता है समय। s होता है हमारा डिस्टेंस, s क्या होता है डिस्टेंस दूरी। फिर a होता है हमारा क्या एक्सलरेशन, ये होता है त्वरण। ठीक है, डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिवीजन क्लास के लिए, अगर किसी को पूछना हो तो बता दूंगा। यहां तक समझ में आ गया। ये तीनों इक्वेशन की मदद, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प लेके हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है अच्छे से। हाँ, फिर मैं सिखाऊंगा कि कहां पर ये इक्वेशन अप्लाई होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट डाउन हो गया, डन डन। वैसे तो बेसिकली इनसे सिर्फ वही आता है, क्या बोलते हैं, हाँ न्यूमेरिकल ही आता है इनसे। हाँ क्या, हाँ वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। नहीं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्यों डिस्टेंस नहीं है। हो सकता? हाँ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता ये, एस डिस्प्लेसमेंट। तो मान ले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों मान ले। मैं क्यों मानूं, मुझे रीजन चाहिए। मत मानो, रीजन चाहिए। अब मत मान। क्यों नहीं मानूं? अरे जो ये फॉर्मूला है ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इसमें हमारा u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और t क्या है टाइम, और a एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन में जब भी वैल्यू पुट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है हमारी सारी जो यूनिट्स है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है, और सिर्फ एक यूनिट बचती है, वो होती है मीटर की। किसकी बचती है, मीटर की। अगर तो इस पूरे की यूनिट निकालने की कोशिश करेगी तो सारे कट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ मीटर बचेगा। ठीक है, और वो मीटर किसका होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया, इसको s लिख दिया। और डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर 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 यहाँ पे तुम्हारा दोनों जगह t जीरो हो जाए, टाइम क्या है जीरो, तो s भी क्या जाएगा हो जाएगा, तो s जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ना। अगर s जीरो नहीं हो तो क्या होगा ये, डिस्टेंस।
और तुम्हें एक बात तो पता ही होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब वो एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था हमने टेस्ट में एक बार, हाँ, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे, जब वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी ट्रेवल करेगी तो उन दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। ठीक है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को तब इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कुछ ग्राफ बताता हूं, मिटाऊं। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। क्या मिलती है, स्पीड। जो उसका स्लोप बनता है वो क्या देता है हमें, स्पीड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। इसके न्यूमेरिकल्स वाली क्लास हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको स्पेशली एक दिन का पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए। तो अभी बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको दिखाता हूं वो इस तरीके का है। ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। ठीक है, तो इसमें जो देखा जा रहा है, ये जो लाइन आई है, ये किसकी है, यूनिफॉर्म स्पीड की। किसकी है, यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, समान गति की, समान गति की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यूनिफॉर्म के बारे में बताया था ना, कि इक्वल डिस्टेंस कवर बाय इक्वल टाइम। हाँ, तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो टाइम है 1 आवर, ठीक है, और डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है, टाइम है 2 आवर, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस है 3 आवर और ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद देखो, अगर मैं इसको प्लॉट करूं 1 2, ठीक है, 10 20 और 30, 1 2 3, तो यहां पे एक पॉइंट आएगा, है ना, एक पॉइंट यहां पे आएगा और एक पॉइंट यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। और इसको पूरा कनेक्ट करूं तो कैसा बन रहा है, ये यहीं पे आएगा, सॉरी, अरे मिलेगा ना। तो एक क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये किसका ग्राफ हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड का। क्योंकि देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सेम डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। 1 घंटे का इंक्रीज तो 10 किलोमीटर और बढ़ गया, 1 घंटे का इंक्रीज तो 10 किलोमीटर और बढ़ गया। तो ये किसका आया, यूनिफॉर्म स्पीड का। क्या आया, यूनिफॉर्म स्पीड का। तो ग्राफ ऐसा क्यों आता, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, नॉन यूनिफॉर्म की। किसकी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में डिस्टेंस और टाइम तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर तुम्हें प्लॉट करके देखना हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा टेबल दे रखा है 7.2, उसको तुम ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे तो ऐसा ही तुम्हें कुछ ग्राफ मिलेगा। और ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का। किसका है ये, नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, असमान गति का। क्लियर, समझ में आ गया। कोई डाउट। लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, समान वृत्तीय गति। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हम
ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, और ये हेक्सागन है। तो जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड क्लोज्ड लूप में, क्या क्लोज लूप मतलब बंद घेरे में क्या करे, चक्कर काटेगी, क्या करेगी, चक्कर काटेगी, चाहे वो ये हो, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, या चाहे वो क्या हो, हेक्सागोनल हो, ठीक है। तो इन सब केसेस में हमारा क्या आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसमें जो हमारी वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होगी, 2πr/t की। कोई मुझे समझाएगा क्यों? व्हाट इज 2πr? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस, अगर जो बंदा घूमेगा वो बाउंड्री पे ही तो घूमेगा, वो इसके अंदर जिगजैग तो नहीं करेगा, क्योंकि जिगजैग करेगा तो स्ट्रेट में आ जाएगा, है ना। वो जब राउंड कर रहा है तो बाउंड्री पे ही घूमेगा। तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो किसमें क्या कंसीडर करेंगे, 2πr, जो कि क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सर्कल की दो चीजें होती है, एक होता है क्षेत्रफल और दूसरा होता है परिमाप, और क्या, पेरीमीटर, ठीक है। तो जब हम इसके सरकमफेरेंस को t से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस से होगी वो, और नीचे क्या है, टाइम, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हमारा वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है यहां तक? सर्कल का तो हर पॉइंट पे तो डिस्टेंस और टाइम बदलता रहता है, डायरेक्शन सारी डिस्टेंस और डायरेक्शन बदलता है, हर पॉइंट पे तो यूनिफॉर्म कैसे होगा? तो यूनिफॉर्म में कहां डायरेक्शन की बात करी गई है कभी? यूनिफॉर्म में तो दो चीजों की बात करी गई है, टाइम और डिस्टेंस की। उसमें डायरेक्शन कहां से ला रही है तो? हाँ हाँ, तो वो जैसे एक सेक्शन है, 1 मीटर का सेक्शन है, 1 मिनट में कवर किया, अगला सेक्शन भी 1 मिनट में कवर करेगा और घूमता जाएगा। 1 मिनट में 1 मीटर जा रहा है वो, ठीक है। हाँ चलो, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? चैप्टर इज फिनिश, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है, बस। 2 घंटे की क्लास थी आपकी जो